Very, very good morning to all and happy Republic Day to all एग्जाम फाइटर फैमिली मेंबर। इसके साथ ही देश के तमाम नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज हमारा गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस होने के नाते प्रत्येक आम भारतीय के मन में अपने देश के प्रति एक अलग ही उत्साह और उद्गार व्यक्त होता है दोस्तों। तो मेरे अंदर भी एक उद्गार व्यक्त हुआ है आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, और इसे एक भाषण के रूप में, एक स्पीच के रूप में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं आज इस गौरवमयी शुभ अवसर दिन पर। और ये ऐसा भाषण होगा जो कि स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी होगा और आम जन के लिए भी उपयोगी होगा। इसमें ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान तक आऊँगा और भविष्य के लिए भी इसमें सब बहुत सारी बातें होगी। तो ए टू जेड एक ही भाषण में आपको मिलने वाला है, अतीत से वर्तमान तक की बात होगी। और ये जो भाषण होगा आप मंच में भी उपयोग कर सकते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आप अगर स्टूडेंट हैं बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा दोस्तों। जैसा कि हम लोग आज जानते हैं 26 जनवरी है और हमारा देश गणतंत्र मना रहा है और ये हमारे भारत का 73वां गणतंत्र है, क्योंकि हमारा देश 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ाद तो हो गया था, स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन उसके पास अपना संविधान नहीं था। और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान मिला हमारे देश को। इसी दिन 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन गया जिसे गणतंत्र घोषित किया गया। इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो फिर 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही ऐतिहासिक और सच्ची घटना है दोस्तों। इसके पीछे ये है कि हम लोग, हमारा जो आज़ादी का आंदोलन चला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चला था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 से ही भारत के लिए एक स्वतंत्रता दिवस उस समय के नेतागण मना रहे थे। और 26 जनवरी 1930 से कंटिन्यू स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता था, झंडा फहराया जाता था और उसे आज़ादी के रूप में, त्योहार के रूप में मनाते थे। लेकिन अंग्रेज भारत को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को चले गए, तो यानी हमारा जो वास्तविक स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त हो गया। अब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को चले गए तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे हमारे भारतीय नेतागण कि आप रुक जाइए कुछ दिन, हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी है तो आप रुक जाइए और कुछ दिन यहाँ पे राज कीजिए। ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। इसीलिए 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक महत्व था उसको ध्यान में देते हुए हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया है, इसे हम लोग एक ऐतिहासिक दिन में यानी और 2 महीना बाद जिस 26 जनवरी का हमारा ऐतिहासिक महत्व है उसी दिन लागू करेंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में था, इसे हम कर सकते थे और वही किया। हमारा संविधान बन के भले ही पहले तैयार था लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और तब से 1950 से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग ये जाने कि 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू क्यों किया गया, आखिर इस दिन का क्या महत्व था। अर्थात हमारा 26 जनवरी जो है एक संविधान का स्थापना दिवस है। हमें इसके पहले ये भी जानना चाहिए आज के दिन कि संविधान क्या होता है। एक्चुअली संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा एवं प्रमुख कार्यों का निर्धारण करता है। इसे देश का सबसे बड़ा या सर्वोत्तम आधारभूत कानून भी कहा जा सकता है। यह वही दस्तावेज है जो देश या राज्य के समस्त अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। इन तीनों को संविधान की मर्यादाओं में रहकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। यो हमारा संविधान उन्हें निर्वहन करने की सीख देता है। हमारा देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को ही संविधान कहा जाता है। और देखा जाए
पूरे दुनिया का पहला आधुनिक संविधान, पहला आधुनिक लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। ये तो रही संविधान क्या था। इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे भारत का संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसका इतिहास क्या है और इसका इतिहास कब से प्रारंभ होता है। जैसा कि हम सभी को पता है, मुगलों के काल में हमारे देश में राजतंत्र की व्यवस्था थी, जहां आम जन के लिए प्रशासन में कोई स्थान नहीं होता था, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं होते थे। राजा के शब्द ही उस वक्त कानून होते थे। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन के बाद और पश्चिमी सभ्यता से शिक्षित भारतीयों के द्वारा जब लोकतंत्र के बारे में उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना, तो यहाँ भी संविधान, लोकतंत्र और अधिकार की बातें होने लगी। और इसी क्रम में अंग्रेजी शासनकाल में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक रखा और इसके माध्यम से ये डिमांड किया अंग्रेजी ब्रिटिश शासन से कि भारत के लिए संविधान होना चाहिए और भारत संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए, और एक संविधान सभा की भी बात उन्होंने की। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं 1922 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उनकी जो पत्रिका थे हरिजन, उसमें उन्होंने पहली बार कहा संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए, भारत के लिए संविधान तो होना ही चाहिए, और वह संविधान भी कौन बनाएगा, हमारे भारतीय ही बनाएंगे। ऐसा डिमांड गांधी जी ने किया और गांधी जी के इस डिमांड पर कटाक्ष करते हुए एक अंग्रेज थे लॉर्ड बर्केनहेड, जिन्होंने भारतीय नेताओं को चुनौती दी, आप लोग क्या संविधान बनाएंगे, आप में तो एकता ही नहीं है, मुस्लिम लीग अलग है, कांग्रेस अलग है, हिंदू महासभा अलग है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग हैं, वो आप में एकता ही नहीं है, तो पूरे भारत के लिए एक संविधान कैसे बनेगा। इसी क्रम में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट 1928 में बनी दोस्तों। इस नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अंग्रेजों को दिखा दिया हम भारतीय भी अपना संविधान बना सकते हैं, और उसको अंग्रेजों के सामने रखा। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत नहीं हो पाई, और अंततः फिर जब 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, तो वहां भी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की जाती है, और ये एक तरह से कांग्रेस के मंच से संविधान सभा का डिमांड किया गया लखनऊ अधिवेशन से, जो कि 1936 में हुआ था। इसके बाद अगर क्रम से आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आता है, उस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा की जो डिमांड था, उनका जो मांग था, उसे पहली बार आधिकारिक रूप से अंग्रेजों ने स्वीकार किया 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन वो भी जब असफल रहा तो 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और भारतीय जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल कर देने का काफ़ी विरोध किया। तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, और क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इसे स्वीकार कर लिया गया। भारत के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए, आपकी मांगें जायज़ है और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, जब आप लोग हम लोगों का साथ देंगे युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, और द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर है इसमें अगर आप हम लोगों का साथ देते हैं तो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन होगा। लेकिन इसे भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा यह तो पोस्ट डेटेड चेक है, आगे की तारीख का चेक है, अर्थात हमें तुरंत क्या मिल रहा है, तुरंत तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, युद्ध के बाद। इसीलिए युद्ध के बाद जो देने की बात थी, इसी को लेकर भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन 1946 में इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन होता है, वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बनती है और वह पार्टी भारत की आज़ादी के पक्षधर होती है, भारतीय राजनीतिक समस्याओं का वो समाधान चाहती है। इसीलिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजता है, जिसमें कि 3 सदस्य रहते हैं, और यह भारत 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आता है दोस्तों। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान सभा का गठन होता है, और इस मिशन को भारतीय नेता, चाहे मुस्लिम लीग हो,
चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सभी लगभग इसे स्वीकार कर लेते हैं। और इसी के तहत भारत के लिए संविधान सभा का गठन होता है। इसमें प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश प्रांत जितने हैं और देशी रियासत जितने हैं, सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल होंगे और टोटल 389 संविधान सभा के सदस्यों को चयनित करने का फैसला किया गया। और इसे कौन चुनेगी? प्रांतीय विधानसभा। और किस प्रांत से कितने सदस्य आएंगे, और इसका एक फार्मूला दिया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। इसी तरह जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, वहां से उतने प्रतिनिधि संविधान सभा में आएंगे। और इस तरह संविधान सभा का गठन हो जाता है टोटल 389 मेंबर का। अब ये संविधान सभा जब गठित हो जाती है, तो ये संविधान सभा का पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में ही एक अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष होते हैं। इसे 2 दिनों के लिए चुना जाता है ताकि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सके। ये एक बेसिकली इस तरह होता है जैसे हम लोग आजकल देखते हैं संसद और विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का चुनाव 1 दिन के लिए किया जाता है ताकि सभी का शपथ ग्रहण हो सके। विधायक या एमपी का जब शपथ ग्रहण हो जाता है तो वो अपने अपने सभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक इसी प्रकार उस दौर में भी संविधान सभा के साथ हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया। और इतना बड़ा देश, इतनी आबादी, इसको लेकर अब एक ही संविधान सभा काम करेगी तो वो ढंग से काम नहीं कर पाती, इसीलिए काम का डिवाइड कर दिया गया। विभिन्न प्रकार की समितियां बनी, उप समितियां बनी और काम को आपस में बांट लिया गया। कुछ समिति संघ के मामलों पर कानून बनाएगी, कुछ समिति राज्य के मामलों को देखेगी, कुछ समिति झंडा के मामले को देखेगी। और इसी क्रम में लगभग 13 समितियां बनी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब बने, जिसे भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इस तरह हमारा जो संविधान बना इन समितियों के माध्यम से, और आपस में बैठक करके प्रस्ताव पारित करके हमारे संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और इस सब बने हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। अप्रूवल मिल गया कि यह संविधान सही है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः हमारे संविधान को लागू नहीं किया गया। केवल 15 अनुच्छेदों को, जो उस दौर में उस समय के अनुकूल बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गए थे, उसे लागू कर दिया गया। और बाद बाकी को 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और एक ऐसा भारत के लिए संविधान बना दोस्तों कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की भी प्रक्रिया है। इसके तहत हमारा संविधान का आकार नित प्रतिदिन बड़ा भी होता जा रहा है। जब संविधान हमारा लागू हुआ उस वक्त हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज हमारे संविधान में लगभग 450 अनुच्छेद तक हो चुके हैं। और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी होते रहेगी। जैसा जैसा समय का डिमांड होगा, संविधान में संशोधन करके उसके अनुच्छेद बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे संविधान की बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी विशेषता है कि उसे संशोधन कर हम उसे समय के अनुसार परिमार्जित और संवर्धित करके उसे और मजबूत बना रहे हैं और समय के अनुकूल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, संविधान की अगर हम बात करें उसके कुछ मौलिक विशेषताओं को, तो उनके विशेषताओं को भी आज के दिन हमें देखना चाहिए कि क्या कुछ मौलिक विशेषताएं हमारे संविधान की, क्यों हमारा संविधान विशिष्ट है। तो सबसे पहली विशेषता अगर हम देखें तो हमारा संविधान लिखित है, हर चीज को लिख दिया गया है। और इसी हर चीज को लिखने के कारण हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। और ये इतने स्पष्ट हर चीजों को लिख दिया गया है कि कहीं कोई किसी को भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं भी किसी बात को हिडन तरीके से नहीं रखा गया है। हमारा संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है। जहाँ एक तरफ हम लोग संविधान में संशोधन भी करके उसे समय के अनुकूल बना सकते हैं,
अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम संविधान के हर चीज़ को बदल दें, मौलिक भावना को ही बदल दें, उसका आधारभूत संरचना को ही बदल दें। ऐसा नहीं है, हम संविधान के आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है हमारा संविधान कुछ मामलों में नम्य है, लेकिन बहुत सारे मामलों में अनम्य है। हम बहुत सारे ऐसे हमारे संविधान के अनुच्छेद हैं, मामले हैं, अधिकार हैं, जिन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते हैं, अर्थात हमारा संविधान वहाँ पर अनम्य हो जाता है। इसी प्रकार हमारा संविधान भारत को एकात्मक राज्य भी बनाता है और संघात्मक राज्य भी बनाता है। हम लोग जानते हैं संघात्मक राज्य में 2 सरकारें होती है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। केंद्र को अलग अधिकार होता है, राज्यों को अलग अधिकार होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो 200 सालों की गुलामी रही थी और देश में जिस प्रकार की विद्रोह और भड़कने की आशंका थी, इसको देखते हुए उस दौर में एकात्मक भावना को भी संविधान में शामिल किया गया, ताकि भारत की एकता और अखंडता को कभी टूटने की नौबत न आए। इसीलिए जब हम देखते हैं इमरजेंसी लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस दौर में भारत एक एकात्मक रूप धारण कर लेता है। राज्यों के अधिकार केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। राज्यों के जो विधेयक हैं, राज्यों के जो बजट हैं, आपातकाल में केंद्र के अधीन चले जाते हैं। तो अर्थात भारत का संविधान में जहाँ केंद्र की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, संघात्मक प्रोविजन करती है, इसके साथ ही साथ भारत में जो आपातकाल लागू होता है, कुछ विपरीत परिस्थितियां आती है, तो संविधान एकात्मकता का भी रूप धारण कर लेता है। अर्थात भारत के संविधान में बड़े ही सोच विचार के साथ संविधान निर्माताओं ने दोनों गुणों को समाहित किया है। इसी प्रकार अगर हम देखें भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है मूल अधिकार। हमें हमारे संविधान के तहत 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि वर्तमान में अभी 6 हैं। लेकिन ये 6 मूल अधिकार ही हमें एक तरह से कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश में रहने का सच्चा अधिकार अगर है तो वो हमारा मूल अधिकार ही है। मूल अधिकार मनुष्य के व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत ही आवश्यक होते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह कुल 6 अधिकार हमारे संविधान के तहत दिए गए हैं। और इसी अधिकार के तहत ही हम आज किसी भी पीएम, सीएम या जो भी अधिकारी हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा सकते हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट ही देता है ये अधिकार। इसके साथ ही ये जो फंडामेंटल राइट मिले हमें, मूल अधिकार मिले हैं हमें, और इतना ही नहीं, अगर मूल अधिकारों का किसी बड़ी सत्ता द्वारा हमारा हनन होता है, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्ट रीट भी दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार के रीट होते हैं और इस रीट के माध्यम से अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश देकर हमारे अधिकारों का जो हनन होता है उससे हमें बचाती भी है। देखा जाए तो भारतीय संविधान में बहुत सारी अभूतपूर्व और मौलिक विशेषताएं हैं और ये हमारे संविधान को महान बनाती है। इसलिए भारत आज़ादी के बाद से लगातार एक लोकतांत्रिक देश के रूप में विराजमान है, अस्तित्व बनाए हुए हैं। कभी भी नहीं लगा आज हमारे भारत के लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कभी सैन्य शासन, म्यांमार में कभी सैन्य शासन, आप नेपाल में सैन्य शासन, इन सब देशों का भी संविधान है, लेकिन वहाँ का संविधान में वो विशेषता नहीं है दोस्तों जो हमारे भारत के संविधान में विशेषता है। और इसी विशेषता के कारण, इसी भारत के संविधान की महानता के कारण भारत एक महान देश कहलाता है। जो भारत के संविधान को जानता है वो भारत को जानता है, वो भारत को पहचानता है कि भारत क्यों इतना महान है, भारत क्यों इतना श्रेष्ठ है। इसीलिए पूरी दुनिया आज के समय में भारत का आदर करती है, रिस्पेक्ट करती है। लेकिन दोस्तों आज का जो दिन है हमारा, आज 26 जनवरी का दिन है, हमें सिर्फ अपनी खूबियों, हमें अपनी उपलब्धियों पर ही गुमान करने का दिन नहीं है दोस्तों। आज हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो हमारे लोकतंत्र के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमारे गणतंत्र के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था उन सपनों को सपना आज हमारा टूट रहा है, तो उन सपनों को टूटने नहीं देना है, उन सपनों को बचा के रखना है। ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन चुनौतियों पर भी बात करने का दिन है, क्योंकि हमारे उन महापुरुषों ने इतनी कुर्बानियों के बाद जो गणतंत्र पाया,
उस गणतंत्र को बचाने, उस गणतंत्र को बनाए रखने का शपथ लेने का भी आज दिन है। क्या हम लोग उन महापुरुषों के सपनों का भारत जो उन्होंने देखा था, जिसके लिए वो हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए झूल गए, क्या वो सपनों का भारत हम उसे दे पाए हैं? इन सब चीज़ों पर भी हमें सोचने, मनन करने का, चिंतन करने का और संकल्प लेने का दिन है आज दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे आज के समय में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं भारतीय लोकतंत्र के सामने, भारतीय जो हमारा भारत है, इनके सामने क्या-क्या समस्याएँ हैं, उन पर भी हमें विचार-विमर्श करने का दिन है। अगर समस्याओं को देखें, तो आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, जो देखा जा रहा है दिन, वो है संप्रदायवाद। आज हमें धर्म के नाम पर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, हम अलग हो गए हैं। हमारी भारतीयता कहाँ चली गई? हमारी भारतीयता मर गई। हमें जो कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी आज़ादी के दौर में, हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कंधा से कंधा मिलाकर साथ लड़कर आज़ादी पाई। आज हमारे अंदर इस संप्रदायवाद के जहर को घोल दिया गया है। अंग्रेजों के काल से ही घोला जा रहा था और अब काले अंग्रेज हमारे आज के नेता जो कि काले अंग्रेज की भूमिका निभा रहे हैं, ये काले अंग्रेज भी उसी राह पर चल रहे हैं और हमें कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी सिख के नाम पर हमें बांटा जा रहा है। तो ये संप्रदायवाद आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। इसके साथ ही साथ संप्रदायवाद ही नहीं दोस्तों, जातिवाद का जो जहर है वो भी हमारे डीएनए में घुस चुका है। हम जातिवाद की गिरफ्त में हैं। हम अपने जाति से के लोगों को ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ ज़्यादा संपर्क बनाना चाहते हैं, जबकि दूसरी जातियों से अपना संपर्क नहीं रखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई नेता खड़ा होता है लोकतंत्र में, हम उसे चुनते हैं, तो वहाँ भी जाति देखकर वोट देने से भी भारतीय संकोच नहीं कर रहे हैं और जातिवाद के नाम पर बढ़ावा देकर हमारे नेतागण अयोग्य होते हुए भी जीत रहे हैं और वो अच्छा काम नहीं करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो हमें जातिवाद, संप्रदायवाद से निकलना होगा भाइयों। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हमारी जो समस्या है वो है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज हम नहीं समझते हैं कि हम एक भारत के हैं। हम समझते हैं हम झारखंड के हैं, कोई समझ रहा हम बिहार के हैं, कोई समझ रहा हम वेस्ट बंगाल के हैं। आखिर हमारा भारत कहाँ है दोस्तों? इन्हीं सब राज्यों से मिलकर हमारा भारत बनता है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, वो सपना कहाँ चला गया? आज क्षेत्रवाद के गिरफ्त में हम लोग। तो हमें इस क्षेत्रवाद से निकलना होगा। इतना ही नहीं, उस दौर में जो गरीबी थी हमारे देश में, जो अकाल था हमारे देश में, आज भी हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी हमारे देश में मूलभूत आवश्यकता जो होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, 2 जून की रोटी, वो भी कितने भाइयों बंधुओं को नसीब नहीं होता है। वो दोपहर में खा रहे हैं तो शाम को क्या खाएंगे उसे नहीं पता। शाम को खाना मिल जाए तो सुबह क्या खाएंगे उसे नहीं पता। उसके बदन में कपड़े नहीं, खाने को 2 जून की रोटी नहीं, रहने के लिए छत नहीं। तो इस देश में ऐसे लोकतंत्र का भविष्य क्या हो सकता है? और यही भविष्य इनका अंधकारमय हो जाता है। अंततः ये फिर गलत रास्ते में चले जाते हैं, जब इन्हें प्रशासन से और शासन से उचित सहयोग नहीं मिलता है। तो हमें इस गरीबी को मिटाने का भी संकल्प लेना चाहिए और जो भी सक्षम लोग हैं, उन्हें इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। अपने आय का कुछ भाग इन लोगों के लिए व्यय करना चाहिए। हमें हर काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारा भी कुछ मौलिक कर्तव्य होता है दोस्तों, उस मौलिक कर्तव्य को भी हमें निभाना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं हमारे देश में हिंसा, अपराध काफ़ी बढ़ा हुआ है, चाहे वो राजनीति में हो, हर जगह इस लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब है। इन सब चीज़ों को सुधारने की भी बात होनी चाहिए और इन्हें सुधारना चाहिए। तभी एक लोकतांत्रिक देश में आम जन नागरिक सुरक्षित रह पाएगा, तभी वो लोकतंत्र का सही तरीके से इज्जत कर पाएगा। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, यहाँ पर भी गरीब, अमीर, जात पात यहाँ भी हावी है, पैसा हावी है, जात हावी है। यहाँ भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें भी देखा जाता है, अगर पैसा वाला कोई क्राइम किया है, अगर कोई नेता क्राइम किया है, उसके लिए अलग नियम हो जाता है, उसे गिरफ्तारी में पुलिस संकोच करती है। लेकिन एक आम इंसान, एक गरीब गुरबा अगर कुछ गलती करता है, छोटा सा भी अपराध करता है, उसे तुरंत हथकड़ी लगा के अंदर कर दिया जाता है। तो क्या हमारे देश में कानून गरीबों के लिए बना है? कानून गरीबों पे लागू होता है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। हम लोग देखते हैं हमारे नेता जब सत्ता में नहीं होते हैं, उस पर 10
10,000 केस है, 20,000 केस है, लेकिन जैसे ही वो सीएम पीएम बनते हैं, वो क्लीन चिट मिल जाती है। चाहे वो हाई कोर्ट से क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट या कोई आयोग बने, उसे क्लीन चिट मिल जाती है। वो निर्दोष हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गद्दी से उतरते हैं, उस पे केस लद दिए जाते हैं। यानी हमारी सरकारी एजेंसियों, सीबीआई हो, ईडी हो, सबका दुरुपयोग हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और ये जो बने हैं संगठन, ये जो संस्थान लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसे लोकतंत्र को बचाने तक रखना चाहिए, ना कि लोकतंत्र का हनन करने के लिए। इन सब चीज़ों पर भी आज हमें सोचने और विचारने का दिन है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा, आज भी हमारे देश में अशिक्षा का दर काफ़ी है। और देखा जाए अभी भी 20% लोग ऐसे हैं 2022 तक में, सोचिए कि उन्हें वो अंगूठा छाप है, उन्हें हस्ताक्षर करना तक नहीं आता, समझने और लिखने की बात तो काफ़ी दूर है। तो ये जो 20% लोग हैं, ये भी चुनाव में भाग लेते हैं, जिन्हें कुछ समझने की शक्ति नहीं है, जो कि हर चीज़ को उनके जो मनोभाव है, उनका जो मन है, वो दूसरे उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं, दूसरे उन्हें बहका सकते हैं, उसी के अनुसार वो वोटिंग करते हैं और एक सही व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमारा लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है और एक सही लोकतंत्र में जो सही सत्ता हो, जिनके हाथ में जानी चाहिए, वो नहीं जा पाती है। तो इन अशिक्षा से भी हमें जूझना पड़ता है, अशिक्षा को भी हमें मिटाना है। आज ये संकल्प लेने का दिन है। इसी तरह देश में आर्थिक विषमताएँ हैं, कोई अमीर है, तो इतना अमीर है, इतना पैसा है कि उनका एक दिन का जो फिजूल खर्ची है, उससे कि 2-4 गाँव का पोषण हो सकता है। लेकिन और कोई इतने गरीब है कि उसे एक वक़्त का खाने का नसीब नहीं, बदन में पहनने को कपड़ा नहीं। और कोई इतना अमीर है कि उसे वर्ल्ड के अरबपतियों की सूची में स्थान दिया गया है। तो आखिर हमारे देश में ये आर्थिक विषमता क्यों? इस आर्थिक विषमता को भी मिटाने का हमें संकल्प लेने का दिन है आज, ताकि सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो, तभी भारत श्रेष्ठ बनेगा। एक व्यक्ति के कल्याण से, एक समाज के कल्याण से भारत का कल्याण नहीं हो सकता। भारत का कल्याण करना है तो सभी को लेकर साथ चलना होगा। हमारा 150 करोड़ की आबादी लगभग हो चुका है हमारे देश का, और 150 करोड़ की जनता अगर सब आगे बढ़ेगी, सबका विकास होगा, तो निश्चय ही हमारे देश का विकास होगा। तो आज के दिन ये संकल्प लेने का दिन है। आप हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाने का दिन है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो बॉर्डर पे बीएसएफ जाते हैं या जवान जाते हैं, वो बॉर्डर पे देशभक्ति कर रहे हैं और इसे हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से देशभक्ति नहीं कर सकते हैं। आप जहाँ पे हैं वहीं से आप देशभक्ति कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ लिख के योग्य नागरिक बनिए, सच्चा इंसान बनिए और अच्छा एजुकेशन लीजिए, यही आपकी देशभक्ति है। अगर मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, अच्छे ज्ञान बढ़ाऊँगा लोगों को और ज्ञान का विस्तार करूँगा। हर जो भी दायित्व मुझे मिलेगा मैं अच्छे से करूँगा। तो यही हमारी देशभक्ति है। अगर आप एक सक्षम इंसान बनेंगे तो देश भी हमारा सक्षम बनेगा। यही देशभक्ति है कि हम जहाँ पे भी हैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा अपने देश के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ये शपथ लेने का दिन है, तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल शपथ और संकल्प का दिन के रूप में इसे मनाएंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।